The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन अकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र आप लोग के बीच में राजकोषीय नीति का दूसरा भाग लेकर आया हूं आज। अभी तक हम लोगों ने राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सरकार के कितने प्रकार के आय होते हैं और कितने प्रकार के व्यय होते हैं। जब हम लोगों ने बात की कि सरकार के आय के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग को देखा था हम लोगों ने कि राजस्व आय एक सामने निकल कर आई थी और दूसरी थी पूंजीगत आय। मैंने आप लोगों को बिल्कुल विस्तृत रूप से राजस्व आय और पूंजीगत आय के बारे में बता दिया था। वहीं हम लोगों ने क्या देखा था कि पूंजीगत आय के बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो सरकार के कुछ व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, और सरकार के खर्चों को भी हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। उसमें से पहला क्या खर्च था, पहला उसे कहते थे राजस्व व्यय कहते थे, और दूसरा क्या था, पूंजीगत व्यय। दोनों में मैंने बेसिकली डिफरेंस भी बता दिया था। और अब इसी क्रम में जब हम आज आगे बढ़ रहे हैं, और तो आप लोग बता देना चाह रहा हूँ कि पिछले क्लास का एक कॉन्सेप्ट छूट गया था कि एक घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, इसके बारे में बताना भूल गया था। तो वो आज पहले मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग सरकार के कुछ प्रमुख घाटों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, मौद्रिक घाटा क्या होता है, और प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे कि सरकार अपने राजस्व घाटे या फिर किसी भी प्रकार के घाटे को कम करने के लिए क्या नीतियाँ बनाती हैं और कैसे काम करेगी। तो ऐसे में हम लोग देखेंगे कि इन घाटों को कम करने के लिए 2003 में एक एक्ट आया था, उसका नाम था FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट। तो इसको भी हम लोग जानेंगे इसके बाद में। तो आइए जुड़िए मेरे साथ आज इस क्लास में। तो देखते हैं कि आज हम लोग पहले क्या बात करने जा रहे हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या थी। घाटे की वित्त व्यवस्था पहला हम लोग का क्या है आज का टॉपिक, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है ये डेफिसिट फाइनेंसिंग? मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, सरकार के पास जब भी धन की कमी होती है, मैंने बताया था कि मान लीजिए सरकार के जो खर्चे हैं वो कितने रुपए के थे, 100 रुपये के सरकार के खर्चे थे, और सरकार की जो इनकम थी मैंने बता दिया था कि 80 रुपये अगर इनकम है और खर्चे सरकार के कितने थे, 100 रुपये थे। अगर इन खर्चों को पूरा करना है और सरकार के पास जो पैसे हैं वो 80 रुपये हैं, तो ऐसे में कितने रुपये का अंतर आ रहा था, तो अंतर आ रहा था 20 रुपये का। तो इस 20 रुपये को सरकार जब तक नहीं लाएगी तब तक ये 100 रुपये के खर्च पूरे नहीं हो पाएंगे, और सरकार के खर्च अगर पूरे नहीं हो पाएंगे तो सरकार क्या नहीं प्राप्त कर पाएगी, वृद्धि दर को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो सरकार का उद्देश्य होता है कि सरकार अपने वृद्धि दर को, GDP की वृद्धि दर को क्या करे, प्राप्त करे। इसके लिए जो खर्चे तय होते हैं उन खर्चों को पूरा किया जाता है, और उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार की क्या होती है, एक आय होती है। और सरकार का ये एक मकसद होता है कि वो किसी प्रकार से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी आय को कहीं ना कहीं से मतलब इसकी व्यवस्था करे। तो देख रहे थे हम लोग कि सरकार के पास 100 रुपये के खर्चे थे, खर्च सरकार का 100 रुपये था और 80 रुपये सरकार की इनकम थी। तो ऐसे में सरकार को 20 रुपये की ज़रूरत पड़ रही थी, और जो कि उसके पास नहीं थे। तो ऐसे मैंने बताया था सरकार विभिन्न रूप से कुछ पैसों को उठाने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने बताया था सरकार क्या करती है, सरकार एक काम करती है, विनिवेश करती है, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट करती है। मैंने बताया था विनिवेश क्या था, जब भी सरकार अपने सरकारी उपक्रमों को, कुछ अंश को या कुछ शेयर को बाजार में बेच देती है, तो इससे क्या होता है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। सुना होगा सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 2 साल पहले अपने कोल इंडिया लिमिटेड के उसने अपने 0.5% के शेयर को बाजार में बेच करके लगभग 68,000 करोड़ रुपए को उठाया था। तो ये सरकार ने CIL के कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर क्यों बेचे थे, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि वह अपने खर्चों को पूरा कर सके, और खर्चों को पूरा करने के लिए उसको अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उसने क्या किया, CIL के शेयर को बेचा था। तो वही देख रहे हैं कि यदि सरकार अपने 100 रुपये को खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ पर उसको 20 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, तभी 100 रुपये पूरे हो पाएंगे, अभी 80 रुपये हैं। तो ऐसे में वो कुछ प्रावधान करती है, विनिवेश करती है, इससे कुछ पैसे उठा लेती है। मान लेते हैं इससे जो पैसा आया लगभग 10 रुपये इससे आ गया। दूसरी चीज़, मान लीजिए सरकार ने कहीं से ऋण ले लिया, ऋण के रूप में क्या, जैसे कि सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी कर दी, सरकारी
प्रतिभूतियाँ जारी कर दी। इससे लगभग 5 रुपये आ गया। टोटल सरकार के पास कितने रुपए हो गए? 95 रुपये हो गए। अब सरकार के पास कोई भी आय के साधन नहीं बचे। ऐसे में क्या है कि 5 रुपये सरकार को कहीं ना कहीं से ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 5 रुपये कहाँ से आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने बताया था कि सरकार क्या करती थी, आरबीआई को आदेश देती थी, आरबीआई को आदेश देती थी कि आप क्या करिए, नए नोटों अर्थात मुद्रा को या फिर नए नोटों को छापिए, नए नोटों को छापिए, नए नोटों को छापें। तो ऐसे में सरकार आदेश देती थी आरबीआई को कि आप 5 रुपये के नए नोट छापिए। तो इसमें क्या करती थी, आरबीआई नए नोट छापती थी और इससे क्या होता था, बाज़ार में मैंने बताया था कि ऐसे जो नए नोट जो छापे जा रहे बार बार सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, इससे क्या हो रहा था, बाज़ार में क्या बढ़ रही थी, बाज़ार में मुद्रास्फीति बढ़ रही थी। मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण क्या हो रहा था कि आरबीआई के चरित्र पर क्वेश्चन उठ रहे थे, वहीं पर सरकार के चरित्र पर भी क्वेश्चन उठ रहे थे कि आरबीआई पैसा क्यों दे रही सरकार को, नए नोट क्यों जारी कर रही है जब पता है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए आरबीआई ने पहले एक मतलब 1997 में, भाई ये कॉन्सेप्ट 1997 तक था, क्या कॉन्सेप्ट कि जब भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे हों तो आरबीआई नए नोट छाप करके सरकार को पैसे देती है और सरकार इससे अपने खर्चों को पूरा कर लेती थी। लेकिन इससे क्या हो रहा था, मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, ये दिक्कत हो रही थी भारत की अर्थव्यवस्था पे। तो ऐसे में आरबीआई ने 1997 में क्या कर दिया, इस घाटे की वित्त व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अर्थात अब आरबीआई किसी प्रकार के नए नोटों को जारी नहीं करेगी। जब नए नोटों को जारी नहीं करेगी तो मैंने बताया था कि ऐसे में फिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो आरबीआई ने इसके स्थान पर एक नया कॉन्सेप्ट ला दिया आरबीआई ने, उसका नाम था वेज एंड एडवांसेस मीन्स, ये अर्थ को हिंदी में कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम का कॉन्सेप्ट लाया। कब? 1997 में। कौन? आरबीआई लाई। और इस अर्थोपाय अग्रिम के तहत आरबीआई ने कह दिया सरकार से कि जब भी कोई वित्त वर्ष स्टार्ट हो रहा है, जब भी बजट का नया सत्र आने वाला होता है, तो इससे मैं कह देता था, आरबीआई कहता है कि जितना भी आपको नेक्स्ट ईयर में पैसे कमी पड़े वो मुझे अभी आप बता दीजिए, उस हिसाब से मैं आपको पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। ऐसे नहीं कि आप जितना चाहे उतना पैसा हमसे छपवाते रहें। तो बस यही क्या था, यही अर्थोपाय अग्रिम था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था क्या, नए नोटों का छापा जाना, इसी को क्या कहा गया था, घाटे की वित्त व्यवस्था कहा गया था, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा गया था। तो ये तो आज हम लोगों ने बात कर ली डेफिसिट फाइनेंसिंग की, घाटे की वित्त व्यवस्था। इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जानते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, उसे कहते थे हीनार्थ प्रबंधन। यदि प्रश्न आ जाए कि हीनार्थ प्रबंधन क्या है, तो हीनार्थ प्रबंधन क्या है, क्या लिखेंगे कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था है। और क्या बताएंगे, अगर प्रश्न आ जाए कि हीनार्थ प्रबंधन क्या है, तो क्या दीजिएगा, सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त नोटों को छपवाती थी आरबीआई से, वही क्या था, हीनार्थ प्रबंधन था। और प्रश्न आ जाए कि हीनार्थ प्रबंधन को कब बंद कर दिया गया, तो इसको कब बंद कर दिया गया, 1997 में बंद कर दिया गया। प्रश्न आ जाए कि हीनार्थ प्रबंधन के स्थान पर कौन सा नया उपकरण सामने आया था, तो आप क्या कहेंगे, अर्थोपाय अग्रिम सामने आया था। प्रश्न आ जाए कि अर्थोपाय अग्रिम को सामने कौन लाया, या फिर इस उपकरण को कौन लेके आया, तो कौन लेके आया था, आरबीआई लेके आया था। तो अभी तक तो हम लोगों ने क्या बात की, घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें राजकोषीय नीति के प्रमुख कॉन्सेप्ट सामने निकल के आ रहे हैं। उसमें जैसे कि सुना होगा आप लोगों ने कि प्रमुख घाटे, सरकार के कुछ घाटे होते हैं, उन घाटों को कम करना सरकार का उद्देश्य, आरबीआई का उद्देश्य होता है, सरकार का उद्देश्य होता है। तो उस घाटों को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। एक समिति आई थी, विजय केलकर समिति ने सुझाव दिए अपने 2003 में, और उसी के तहत, विजय केलकर समिति के तहत 2003 में एक एक्ट आया, FRBM एक्ट।
ये देखते हैं हम लोग कि क्या था एफआरबीएम एक्ट। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि सरकार के जो प्रमुख रूप से कौन कौन से घाटे सामने निकल के आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सरकार के जो घाटे हैं, घाटों में सबसे पहले जो प्रमुख है सरकार का वो कौन सा है घाटा, उसका नाम है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इसे कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा। राजकोषीय मैंने बताया था, राज मतलब होता है कोई देश या सरकार उस देश की, कोष मतलब होता है खजाने, अर्थात किसी भी देश के सरकार को कितना घाटा हुआ उसकी बात हम लोग किस में करते हैं? राजकोषीय घाटे में करते हैं। अच्छा, सरकार को घाटा हो रहा है कैसे पता चल रहा है? तो मैंने बताया था सरकार के कुछ क्या होंगे, सरकार पहले अपने क्या तय करती है? सरकार अपने कुछ व्यय तय करती है। सरकार पहले व्यय तय करती है। मान लीजिए सरकार का जो व्यय था, खर्च था, एक्सपेंडिचर था, वो कितना था? मान लीजिए सरकार का जो खर्च था वो 120 रुपये था। सरकार का खर्च 120 रुपये था, लेकिन जो सरकार की आय थी, सरकार की आय जो थी वो 100 रुपये थी। अब आप कहेंगे 100 रुपये कैसे क्यों रखी हम लोग? 100 ही क्यों रखी? 120 क्यों नहीं रखी? मैंने बताया था कि जो भारत का जो सरकार का जो बजट होता है वो हमेशा कैसा होता है? घाटे का बजट बनाया जाता है हमेशा, अर्थात हमेशा जो व्यय होगा वो ज़्यादा रखती है सरकार और आय को हमेशा कम रखती है। आय सरकार की 100 रुपये, जो व्यय कितना? 120। तो होता क्या है, इससे क्या होता है कि जो राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय जो घाटा हम लोग देखते हैं, राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है कि व्यय माइनस आय। जब व्यय में से आय को घटाया जाता है तो इससे, और ये कितना हो गया? घाटा कितना हो गया? व्यय ये राजकोषीय घाटे में क्या है कि सरकार के जो व्यय है और आय, इसका अंतर कितना? 20 रुपये हुआ। ये क्या अंतर? घाटा ही है ना सरकार का ये। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती थी? वो क्या लेती है? 20 रुपये का क्या लेती है? वो ऋण लेती है। वो क्या करती है? ऋण लेती है। तो और हुआ क्या? बस यही जो ऋण है, इसी ऋण को, अर्थात सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो ऋण उठाती है, वो जो ऋण का जो अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। सरकार के आय एवं व्यय के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये तो अंतर ठीक, लेकिन इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार जो ऋण उठाती है उस ऋण को ही क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। जो राजकोषीय घाटा होगा वो सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होगा। सरकार ने उस वर्ष जितना ऋण लिया है वह क्या कहलाएगा? राजकोषीय घाटा कहलाएगा। अब बात करेंगे अगर राजकोषीय घाटे की अगर बात करेंगे तो अभी जो हाल ही में जो बजट आया है 2020-21 का बजट आया है और इसमें 2019-20 के भी आंकड़े दिए गए हैं। तो 2019-20 में दो आंकड़े सामने आए थे। एक आया था कि पहले अनुमानित कितना था, पहले अनुमान लगाया गया था कि अनुमानित रूप में जो राजकोषीय घाटा है 2019-20 में इतना होगा, और दूसरा क्या है? संशोधित। लेकिन हुआ क्या? संशोधित कितना हुआ? पहले ही वो अनुमान लगाया गया था कि जो राजकोषीय घाटा है वो सरकार का कितना है? वो है कितना? 3.3% रहेगा। ये क्या है? अनुमान लगाया गया कब? 2019-20 में। लेकिन संशोधित रूप में फिर बाद में हुआ क्या? ये 3.3% ना होकर के ये कितना रहा? 3.8%। ये कब की बात हुई? 2019-20 की। प्रश्न आ जाए 2019-20 में राजकोषीय घाटा कितना था? तो 3.8% था। तो अब बजट आ गया है 2020-21 का भी बजट आ गया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर बात आ जाए कि 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटे की दर को कितना रखा गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि इसमें जो बजट का अनुमान रखा गया है, 2020-21 के बजट का अनुमान रखा गया है और इसमें कहा गया है कि इस बजट अनुमान में, मतलब ये अनुमानित है, ये जैसे ये अनुमान लगाया गया था कि राजकोषीय घाटा कितना था? 3.3% होगा। उसी प्रकार 2020-21 में ये अनुमान लगाया गया, 2020-21 के बजट में ये अनुमान लगाया गया कि जो राजकोषीय घाटा होगा वो कितना होगा? हमारा 3.5%।
ये बजट का अनुमान लगाया गया। प्रश्न आ जाए कि अगले वित्त वर्ष में जो अगले बजट में जो राजकोषीय घाटा है उसका जो दर है वो कितनी निर्धारित की गई है, वो 3.5% निर्धारित की गई है। ये क्या हो गया, राजकोषीय घाटा क्या हो गया। अच्छा, राजकोषीय घाटा क्या होता है, एक बार फिर से कहते हैं कि सरकार के आय एवं व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं, तथा इस अंतर को पूरा करने के लिए जो ऋण लिया गया है बस वही ऋण क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर सरकार की व्यय 120 था, आय 100 थी, तो टोटल अंतर कितना हो गया, 20 रुपये अंतर हो गया। ये 20 रुपये कैसे पूरे किए गए होंगे, ऋण लेकर किए गए होंगे। अर्थात जो सरकार ने उस वर्ष जो ऋण लिया उस ऋण को क्या कहा गया, राजकोषीय घाटा कहा गया। ये तो हो गया क्या, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटे के बाद अगले घाटे की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। उस घाटे का जो नाम है वो क्या है, राजस्व घाटा। क्या होता है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या कि राजस्व घाटा क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। कि सरकार, सिंपल सा कि सरकार के राजस्व आय, मैंने बताया था सरकार की दो आय होती हैं, एक राजस्व आय होती है और एक क्या होती है, पूंजीगत आय होती है, मैंने बताया था। तो और सरकार के खर्चे भी कुछ होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। हम लोग बात कैसी कर रहे हैं, राजस्व घाटे की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसमें क्या आएगा कि राजस्व आय एवं राजस्व व्यय के अंतर को, राजस्व आय और राजस्व व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, कि अंतर को हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। ये तो हो गई इतनी बात कि राजस्व घाटा होता क्या है। अब मान लेते हैं कि राजस्व आय सरकार की, मैंने कह दिया सरकार की जो आय थी 100 रुपये थी, जो व्यय था कितना था, 120 रुपये था। अंतर कितना हुआ, 20 रुपये का। अर्थात जो 20 रुपये का जो अंतर आया है यही क्या है, राजस्व घाटा कहलाएगा। अर्थात सरकार के राजस्व आय एवं राजस्व व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। इसकी दर के बारे में बात कर लेंगे कि 2019-20 में इसका जो अनुमान लगाया गया था कि राजस्व घाटा कितना होगा, और बाद में फिर कितना कर दी, कितना हुआ था संशोधित रूप से, बाद में कितना हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे कि कितना था। कि देखेंगे कि हम लोग कि 2019-20 में जो अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था 2.3%। 2.3% क्या किया गया था, इसका अनुमान लगाया गया था। वहीं पर लेकिन वास्तव में हुआ क्या था कि इसका जो संशोधित रूप में इसका जो रिजल्ट आया था वो कितना था, 2.4%। राजस्व घाटे में क्या दिया गया था, पहले तो अनुमान लगाया गया था कि कितना आएगा 2019-20 में कितना होना चाहिए, 2.3% होना चाहिए, लेकिन उतना ना होकर के बाद में वो कितना हो गया, 2.4% राजस्व घाटा हो गया। फिर वहीं देखेंगे कि 2020-21 में अनुमान लगाया गया है, बजट में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में जो राजस्व घाटा है वो 2.7% हो जाएगा। कितना, 2.7% हो जाएगा। ये क्या था, ये था राजस्व घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट, एक बार फिर से बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। क्या कि सरकार के राजस्व आय और राजस्व व्यय के अंतर को क्या कहा गया था, राजस्व घाटा कहा गया। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं क्या, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा मतलब प्राथमिक घाटा होता क्या है, मैंने भी बताया था कि राजकोषीय घाटा, राजकोषीय सिंपल सा था, जब भी राजकोषीय घाटे में से, जब भी राजकोषीय घाटे में से ऋण पर जो ब्याज दिया गया है, जो ब्याज दिया गया है, जब उसे माइनस कर दें, क्या करते हैं, उसे माइनस कर, उसे घटा देते हैं, तो इससे क्या निकल कर सामने आता है, प्राथमिक घाटा निकल कर सामने आता है। क्या, जब राजकोषीय घाटे में हम लोग जो ऋण पर जो ब्याज दिया गया है
उसको हटा देते हैं तो इससे क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। तो पहले फिर एक बार देखते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या था। मैंने बताया था कि सरकार की जो आय थी, मैंने मान ली 100 रुपये थी, और सरकार के जो खर्चे थे वो कितने थे, 120 रुपये थे। सरकार के खर्चे थे, जो एक्सपेंडिचर था वो 120 था, और जो इनकम थी वो कितनी थी, 100 रुपये थी। तो ऐसे में सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्या कर रही थी, वो 20 रुपये का लोन दे रही थी, लोन ले रही थी, ऋण ले रही थी। सरकार ने 20 रुपये का ऋण लिया। मैंने बताया था कि जो लिया गया जो ऋण है, जिस वर्ष मान लीजिए 2010 में ये लिया गया, मान लीजिए कि 2010 में ऋण जो लिया गया कितने रुपये का लिया गया है, 20 रुपये का लिया गया है। क्या वास्तव में जो ऋण लिया गया था कि 20 रुपये का ही था? नहीं, एक्चुअली जो ऋण लिया गया था वो 20 रुपये के अलावा उस 20 रुपये पर जो दिया गया ब्याज भी तो जुड़ेगा। उस वर्ष उस ऋण पर कितना ब्याज गया, मान लीजिए कि 3 रुपये इस पर क्या गया है, ब्याज गया है। तो एक्चुअली जो राजकोषीय घाटा होता है वो होता क्या है, वो टोटल अब यहाँ पर 20 रुपये निकल रहा है, तो 20 रुपये राजकोषीय घाटा नहीं था, इसमें प्लस 3 रुपये और था। वो 3 रुपये किस चीज़ का था, ये ब्याज का था। तो प्राथमिक घाटा था क्या कि अगर हम अभी ये टोटल कितना हो गया, तो 23 रुपये हो गया। ये टोटल क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था राजकोषीय घाटा निकल के आया था। लेकिन इस राजकोषीय घाटे में से जब हम लोग क्या निकालते हैं, जब हम लोग इससे माइनस कर दें क्या, ऋण पर जो ब्याज दिया गया, अगर इसमें से हम लोग ब्याज माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, ब्याज या इंटरेस्ट माइनस कर दें, तो इससे क्या निकल कर सामने आ जाएगा, हम लोग के प्राथमिक घाटा निकल कर सामने आ जाएगा। सिंपल सा है कि राजकोषीय घाटे में से जब भी ब्याज का हिस्सा हटा देते हैं, उस वर्ष जो ब्याज दिया गया उस हिस्से को हटा देते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, हम लोग प्राथमिक घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा वही सिंपल सा राज्य सरकार के आय एवं व्यय के अंतर का जो अंतर होता है, तथा उस अंतर को पूरा करने के लिए उस वर्ष जो ऋण लिया जाता है, उस ऋण को क्या कहते हैं, हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। वहीं प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे पर जो ब्याज दिया गया है उस ब्याज को जब हम लोग हटा देते हैं, तो जो शेष अमाउंट बचता है, जैसे यहाँ 23 था, 23 में से 3 निकाल दिया, तो शेष अमाउंट कितना, 20 रुपये। तो ये 20 रुपये क्या था, ये हमारा क्या था, प्राथमिक घाटा था। ये तो हो गया प्राथमिक घाटा। अब अंतिम तो नहीं है, लगभग एक और बचा है इसके बाद, मतलब 2 और बचे घाटे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके बाद जो आ रहा है नेक्स्ट घाटा, वो कौन सा है, सुना होगा एक आपने, प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा। हम लोगों ने क्या बात कर ली, राजकोषीय घाटे की बात की, हम लोगों ने राजस्व घाटे की बात की। अब जो तीसरा घाटा निकल कर सामने आ रहा है वो क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा। अच्छा, क्या है राजस्व घाटा? अच्छा, सरकार क्या करती है, सरकार के जो राजस्व व्यय हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि सरकार के जो राजस्व व्यय हैं वो क्या होते हैं। मैंने बताया था सरकार जो पेमेंट देती है, वेतन जो देती है, वो क्या है, सिंपल सा, वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। कोई भी केंद्र सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है क्या करती है, वो राज्यों को क्या देती है, जो केंद्र सरकार होती है वह राज्यों को क्या देती है, कुछ अमाउंट देती है। उस अमाउंट का जो नाम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुदान। इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रांट। 2 शब्द होते हैं, एक होता है अनुदान और एक होता है परिदान। अनुदान और एक होता है परिदान। अनुदान और एक क्या होता है, परिदान। अनुदान किसे कहते हैं, ग्रांट। पहले दोनों अंतर समझ लीजिए कि क्या होता है अनुदान और क्या होता है परिदान। अनुदान क्या होता है, ग्रांट, और परिदान क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सब्सिडी। अर्थात अब समझते हैं कि अनुदान क्या है, कि इसमें क्या होता है कि जब केंद्र सरकार किसे, राज्य सरकार को क्या देती है, कुछ धन देती है, 100 रुपये देती है। मान लीजिए केंद्र सरकार ने कहा राज्य सरकार से कि आप अपने राज्य में क्या बनाइए, सड़क बनाइए। तो राज्य सरकार कहेगी कि इसमें भैया सड़क बनाने में हमें क्या लगेगा, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार क्या कहेगी, केंद्र सरकार कहेगी एक काम करिए, आप सड़क बनाइए। उस सड़क में वो कहेगी, केंद्र सरकार कहेगी कितना रुपये खर्च होगा, तो राज्य सरकार कहेगी 100 रुपये खर्च होगा इसमें। अच्छा, 100 रुपये अगर खर्च हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा, राज्य सरकार कहेगी क्या आप ये पैसा हमसे वापस तो नहीं मांगोगे।
तो सरकार कहेगी कि नहीं, अनुदान के कभी कभी रूल है हमारे, और सरकार को लगता है, केंद्र सरकार को लगे कि नहीं, हम ये पूरे 100 रुपये इनको पूरे दे रहे हैं और इस पैसे को हमें नहीं चाहिए वापस। एक तो ये अनुदान हो गया। सरकार कभी कभी क्या करती है, अनुदान पर रेशियो लगा देती है। कैसे? 90-10 का। सरकार कहती है कि एक काम करिए, आप जो मैंने 100 रुपये दिए हैं उसका आप 90 रुपये मुझे मत दीजिए, आप लेकिन उस अमाउंट का, जो मैंने अमाउंट दिया है उसका आप मुझे 10 रुपये वापस कर दीजिएगा। तो ये अमाउंट फिक्स हो जाता है। जो ये 90 रुपये गया है, ये क्या है सरकार का, ये टोटल जो 100 रुपये गया वो क्या है, अनुदान है। केंद्र सरकार ने जो दिया है, पैसा जो दिया है राज्य सरकार, वो क्या था, ये अनुदान था। तो ये तो हो गया अनुदान। परिधान क्या होता है? परिधान में बताया था सब्सिडी। सुना होगा कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी आती है। सरकार अपने खर्चों से पैसे आपको देती है, सरकार कुछ व्यय करती है आपको उसमें सब्सिडी देने के लिए। जो सिलेंडर में जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है वो क्या है, वो सब्सिडी है। और जो केंद्र सरकार राज्यों को पैसा दे रही है वो क्या है, वो अनुदान है। ये ग्रांट और सब्सिडी में अंतर हो गया। सब्सिडी आप लोग जानते ही हैं, अनुदान बता रहा तो अनुदान मैंने बता दिया। अनुदान में कभी कभी क्या होता है, यहाँ 90-10 है भाई। जो राज्य सक्षम नहीं है तो उससे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उत्तर पूर्व के राज्य हैं, तो केंद्र सरकार कहती है कि आप हमसे 100 रुपये ले लीजिए अनुदान के रूप में। तो आप एक काम करिएगा, जब आपका पैसा हो जाए, जब भी कोई किसी भी निश्चित समय में आप मेरे को वो 10 रुपये या 15 रुपये दे दीजिएगा। लेकिन जो सक्षम राज्य होते हैं तो उनसे क्या कभी कह दे कि हम लोग 60-40 का आपको अनुदान दे रहे हैं, अर्थात आप 60 रुपये हमारे लगा दीजिए उस योजना में, बाकी 40 रुपये जब आपका हो जाए मेरे को वापस कर दीजिएगा। तो ये क्या होता है, अनुदान और परिधान में अंतर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। अच्छा, मैंने बताया कि केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकारों को जो क्या दिया है, पैसा दिया है, किसके रूप में, अनुदान के रूप में। याद रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ एक बार कि जब भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को क्या देती है, जब भी क्या दे, पैसे दे तो इस पैसे का एक नाम देती है, वो अनुदान नाम देती है। और इस अनुदान को, प्रश्न आएगा कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो अनुदान देती है वह सरकार के किस व्यय का हिस्सा होती है, क्या वह राजस्व व्यय का हिस्सा होती है या फिर वह पूंजीगत व्यय का हिस्सा होती है। ये प्रश्न आएगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को जो पैसा देती है अनुदान के रूप में, वो पैसा राजस्व व्यय का हिस्सा होता है या फिर पूंजीगत व्यय का हिस्सा होता है। मैंने बताया था कि पूंजीगत व्यय से क्या होता है, कि पूंजीगत व्यय का हिस्सा क्या होता है कि जब भी सरकार अगर पैसा दे रही है उससे उसको कोई भी प्रॉपर्टी या परिसंपत्ति का उसका जनरेशन हो, कोई भी वो परिसंपत्ति जनरेट हो। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा दिया तो उसको कुछ मिला, उसे नहीं मिला, वो पैसा कहाँ चला गया, राज्य सरकार के पास चला गया। तो इसका मतलब क्या, वो पूंजीगत व्यय नहीं होगा। तो प्रश्न आता है वो फिर कौन सा व्यय होगा, तो सीरीज बात जो बचा हुआ क्या है, राजस्व व्यय। प्रश्न फिर आएगा, पूछ रहा हूँ मैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो पैसा देती है अनुदान के रूप में, वो खर्च जो होता है वो कैसा होता है, वो राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, पहले इतना पता चल गया हम लोग को, जो अनुदान है वो क्या है, राजस्व व्यय का हिस्सा है। अब हम लोग पढ़ना क्या, प्रभावी राजस्व घाटा। अब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के पास जो 100 रुपये गए हैं, राज्य सरकार के पास जो 100 रुपये गए हैं, तो उस राज्य सरकार के भी खर्चे होंगे। राज्य सरकार भी क्या करती होगी, 2 खर्च करती है। और राज्य सरकार के जो खर्चे हैं वो 2 प्रकार के होंगे। एक क्या होगा, राजस्व व्यय होगा, एक क्या होगा, पूंजीगत व्यय होगा। अच्छा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसे दिए, 100 रुपये दिए, तो राज्य सरकार ने क्या किए, उस 100 रुपये का सरकार ने क्या कर दिया कि राजस्व व्यय में, अर्थात उसने अपने राज्य के कर्मचारियों को वेतन वगैरह देने में उसने लगभग 90 रुपये खर्च कर दिए, 90 रुपये खर्च कर दिए। लेकिन उसके बाद जो 10 रुपये बचे हुए हैं उसने क्या किया, उस 10 रुपये से क्या बना दिया, एक सड़क बना दी। उस 10 रुपये से क्या बना दी, सड़क बना दी। अब ये देखिए, जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया था अनुदान के रूप में, जो 100 रुपये दिया था, तो वो केंद्र सरकार के खाते में कौन सा व्यय था, वो व्यय गया था राजस्व व्यय।
लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि राजस्व व्यय में कभी भी किसी प्रकार के दायित्वों में वृद्धि नहीं होती है। तो ये कब होता है? जब पूंजीगत व्यय हो। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया था? राजस्व व्यय किया था। लेकिन जो राज्य सरकारें थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसको जो अनुदान मिला था उसने 90 रुपये में क्या कर दिया, अपना राजस्व व्यय कर दिया और 10 रुपये में उसने सड़क बना दी। और ये जो सड़क बनी है राज्य सरकार द्वारा, ये किसका हिस्सा है? पूंजीगत व्यय का हिस्सा है। तो अब वापस आइए, जो केंद्र सरकार ने 100 रुपये दिए थे राज्य सरकार को, वो टोटल क्या राजस्व व्यय का हिस्सा हुआ? नहीं। जो राज्य ने क्या कर दिया है, 10 रुपये का, 10 रुपये की क्या बना दी? सड़क बना दी, जो कि किसका हिस्सा था? वो हिस्सा था पूंजीगत व्यय का। जब वो हिस्सा पूंजीगत व्यय का था, तो जो यहाँ पर सरकार, केंद्र सरकार ने राज्य को पैसा दिया था 100 रुपये, तो क्या टोटल राजस्व व्यय का हिस्सा हुआ? नहीं। यदि हम इस राजस्व व्यय में, अर्थात जो केंद्र सरकार ने 100 रुपये दिए हैं, किसे? राज्य सरकार को दिए हैं, यदि इस 100 रुपये में से हम लोग जो राज्य ने पूंजीगत व्यय में खर्च किया, जो पूंजीगत अर्थात जो सड़क बनाने में खर्च किया, यदि हम उसमें से पूंजीगत व्यय को किसके द्वारा किया गया? राज्य द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय को घटा देते हैं, तो इससे जो अमाउंट निकल कर सामने आता है, ये जो अमाउंट निकल कितना आया? 90 रुपये। तो ये जो 90 रुपये निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रभावी राजस्व घाटा कहलाएगा। राजस्व घाटा सिंपल से क्या होता है कि राजस्व आय एवं राजस्व व्यय के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। लेकिन प्रभावी राजस्व घाटा क्या है कि जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जो पैसा अनुदान देती है, उस अनुदान को राजस्व व्यय में रखते हैं, लेकिन राजस्व व्यय से किसी प्रकार के दायित्वों में वृद्धि नहीं होती है। होगा क्या? जब वो पैसा गया किसके पास? राज्य के पास गया। वैसे नज़र में, सरकार की नज़र में क्या था? टोटल राजस्व व्यय था, जो 100 रुपये था पहले, राजस्व व्यय का हिस्सा था। लेकिन जो राज्य सरकार ने क्या किया, उस 100 रुपये को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक राजस्व व्यय और एक क्या? पूंजीगत व्यय में। 90 रुपये उसने खर्च कर दिया किसमें? राजस्व व्यय में। और जो शेष 10 रुपये बचा, उसने क्या कर दिया? इसका सड़क निर्माण करा दिया। और सड़क निर्माण किस में आता है? पूंजीगत व्यय में आता है। जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया था राजस्व व्यय में, लेकिन इसने यूज़ किस में किया? पूंजीगत व्यय में। यदि हम राजस्व व्यय में से, राजस्व व्यय कितना था? टोटल कितना था? 100 रुपये था ना। ये केंद्र सरकार क्या था? राजस्व व्यय था। जब भी राजस्व व्यय में से पूंजीगत व्यय को घटा देते हैं, तो इससे क्या निकल कर सामने आता है? वो निकल के आता है क्या? बता चुके हैं, प्रभावी राजस्व घाटा निकल के आता है। तो ये तो हो गया प्रभावी राजस्व घाटा। अब बात करेंगे है कितना। एक आंकड़ा भी हम लोग सामने देख लेते हैं कि इसका आंकड़ा है क्या, कि 2019-20 में बजट के अनुमान में कितना बताया गया था कि कितना रहेगा। तो देख लेते हैं 2019-20 में जो अनुमान था और जो बाद में हुआ संशोधित रूप से, इसके बारे में बात करेंगे। जो अनुमान था वो था 0.2% रहेगा। हमारा जो प्रभावी राजस्व घाटा है, ये अनुमान लगाया गया कि मात्र 0.2% रहेगा, लेकिन वास्तव में जो रिजल्ट आया उसमें हमने देखा क्या कि उसका जो संशोधित आंकड़ा था वो कितना हो गया? 0.7% हो गया। कितना? 0.7% हो गया। 0.7%। प्रश्न आ जाए 2019-20 में जो प्रभावी राजस्व घाटा था वो कितना था? तो 0.7% था। अब बजट आ चुका है 2020-21 का। प्रश्न आएगा कि 2020 और 21 में जो प्रभावी राजस्व घाटा है, इसका अनुमान कितना लगाया गया है? सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में जो इसका घाटा होगा वो 0.4% हो जाएगा। अगर घटा करके हम 0.4% पर लाने की कोशिश करेंगे। ये किसने कहा? वित्त मंत्रालय ने कहा, अपने बजट में बताया उन्होंने। तो ये तो हो गया क्या? प्रभावी राजस्व घाटे के बारे में हो गया। अंतिम बचा हुआ है, और इस अंतिम को हम लोग पढ़ चुके हैं अभी घाटे की वित्त व्यवस्था में, और उसका नाम क्या है? मौद्रिक घाटा। मौद्रिक घाटा वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो घाटे की वित्त व्यवस्था थी उसको 1997 में बंद कर दिया गया था। तो जब घाटे की वित्त व्यवस्था ही समाप्त हो गई है, तो मौद्रिक घाटा भी समाप्त कर दिया गया है। तो फिर भी समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा में कि क्या होता है मौद्रिक घाटा। मौद्रिक घाटा मैंने क्या बताया था? सरकार के कुछ खर्च होते हैं। मान लीजिए सरकार के जो खर्च थे वो 100 रुपये थे, और सरकार की कुछ आय होती है। मान लीजिए सरकार की आय थी कितनी? 80 रुपये। और इस
खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार को क्या क्या चीज़ कमी पड़ी, सरकार को 20 रुपये की कमी पड़ी। जब सरकार को 20 रुपये की कमी पड़ी तो सरकार ने क्या किया, कई सारे प्रयोग कर करके मान लीजिए 10 रुपये इसने कहीं ना कहीं से मतलब इसकी व्यवस्था कर ली। शेष जो 10 रुपये बचा हुआ है, कितना, 10 रुपये की अभी भी कमी है। अगर ये 10 रुपये कमी नहीं पूरी कर पाएगा तो सरकार अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएगी, और सरकार अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएगी तो सरकार इसका मतलब क्या, जीडीपी की वृद्धि दर को भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में यदि सरकार को अपनी वृद्धि दर पूरी करनी है, प्राप्त करनी है, तो ऐसे में उसको अपने खर्चों को पूरा करना होगा। अगर खर्चों को पूरा करना है तो ऐसे में उसको अपनी आय को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, सरकार को अगर अपनी आय को बढ़ाना है तो सरकार को आय कैसे बढ़ाएगी, या तो वो विनिवेश कर ले, या सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी कर दे, या फिर कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ऋण ले ले। तो ऋण लेने के लिए क्या किया था, मैंने बताया था कि इससे पहले बताया था मैंने कि जब भी सरकार 1997 से पहले, बात नोट रखिएगा कि 1997 से पहले होता क्या था, सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करती थी, आरबीआई को आदेश देती थी कि क्या, कि आप नए नोटों को छापिए, क्या करिए, नए नोटों को छापिए। तो आरबीआई नए नोटों को छपा दी थी। भाई कितना रुपये यहाँ कम पड़ रहा था, 10 रुपये कम पड़ रहा था, तो भाई आरबीआई ने क्या कर दिया, 10 रुपये छाप दिए, 10 रुपये छाप दिए। और इस 10 रुपये को किसे दे दिया, सरकार को दे दिया। सरकार ने अपने आय, सरकार की आय जो थी वो 100 रुपये हो गई, और सरकार की आय पूरी हो गई तो खर्चे भी पूरे हो गए, खर्चे पूरे हो गए तो क्या हो गया, वृद्धि दर पूरी होगी। लेकिन इन सब के चलते भारत के बाजार में क्या बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई। मुद्रास्फीति बढ़ जाने के कारण क्या होगा, इससे क्या हो गया, भारत में परेशानी आने लगी। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने 1997 में मौद्रिक घाटे को बंद कर दिया। अर्थात इसको मौद्रिक घाटे नहीं, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया था हम लोगों ने अभी तक, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। इसी को कौन नाम दिया गया था, हीनार्थ प्रबंधन। क्या नाम दिया गया, इसी को नाम दिया था हीनार्थ प्रबंधन। इसी को एक और नाम दिया गया था, डेफिसिट फाइनेंसिंग दिया गया था। तो इसको बंद कर दिया। अर्थात अब जो आरबीआई है वो नए नोट को नहीं छापेगी। अर्थात तो अब ऐसे में क्या किया जाएगा, मैंने बता दिया कि ऐसे में एक नया कॉन्सेप्ट आया 1997 में, कि क्या कॉन्सेप्ट आया कि अर्थोपाय अग्रिम का एक उपकरण सामने आया। इसमें क्या कह दिया गया था कि इसमें आरबीआई ने कह दिया सरकार से कि यदि आपको लग रहा है कि आपके खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे और आपको लग रहा है कि 10 रुपये कमी है, तो आप मुझे वर्ष के प्रारंभ में ही बता दीजिए कि इस वर्ष मुझे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 10 रुपये की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे हम आपको 10 रुपये उपलब्ध कराएंगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अर्थोपाय अग्रिम कहलाता है। अर्थोपाय अग्रिम के बाद हम लोग बात आ रहे हैं कि जो सरकार ने जो जितने रुपये नए नोट छापे थे 1997 से पहले, जितने रुपये छापे थे उस रुपये को ही क्या कहा गया था, मौद्रिक घाटा कहा गया था। प्रश्न आ जाए, मौद्रिक घाटा क्या है। मौद्रिक घाटा क्या है, सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आरबीआई से जितने रुपये छुपवाती थी उस रुपए की वैल्यू को ही क्या कहते थे हम लोग को, मौद्रिक घाटा कहते थे। प्रश्न आएगा कि मौद्रिक घाटा कब बंद कर दिया गया, 1997 में बंद कर दिया गया मौद्रिक घाटा। ये तो रही मौद्रिक घाटे की बात। अब सरकार का जो उद्देश्य रहता है कि क्या, कि अगर उसको अपनी राजकोषीय नीति को अगर सुदृढ़ करना है तो ऐसा वो क्या करे, अपने वो सभी प्रकार के घाटों को कम करे। सरकार को क्या, सरकार क्या चाह रही है कि उसके घाटे कम हो। घाटे कैसे कम होंगे, सीधी सी बात है, जब भी सरकार अपने आय को बढ़ाएगी। यदि सरकार की आय नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ भी करना पड़ेगा। तो इसको घाटे को कम कैसे किया जाए, तो ऐसे में 2003 में एक समिति गठित हुई, उसका नाम था विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति गठित हुई और इस समिति ने एक कानून बनाया, उसका नाम था FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटिंग मैनेजमेंट। FRBM एक्ट इन्होंने ये लेके आए। प्रश्न आएगा कि FRBM एक्ट कब आया, तो यह है 2003 में आया। ये किसके सुझावों के आधार पर आया, तो ये विजय केलकर के सुझावों पर आया। प्रश्न आएगा कि FRBM एक्ट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, राजकोषीय नीति के तहत, राजकोषीय नीति के तहत घाटों को कम करना। ये क्या था, FRBM एक्ट था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटिंग मैनेजमेंट जो एक्ट आया था वह 2003 में आया था। तो इसमें और भी कुछ बातें कही गई थी कि राजकोषीय मतलब ये
राजस्व घाटे को कैसे कम किया जाए, प्रभावी राजस्व घाटे को कैसे कम किया जाए, सारी बातें बताई गई और टारगेट रखे गए कि हमें 2008 में इतना करना है, 2006 तक इतने घाटे कम कर लाने हैं। लेकिन हुआ क्या था, 2008 में जो वैश्विक मंदी आई थी, 2008 में जो वैश्विक मंदी आई, तो इस वैश्विक मंदी में क्या हो गया, ये FRBM एक्ट फेल हो गया। अर्थात FRBM एक्ट के तहत जितने भी लक्ष्य रखे गए थे वो लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए। अब इनको लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया है। तो ये तो रहा आज FRBM एक्ट बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, और आज हम लोगों ने पूरे घाटों के बारे में बात किया। इससे आज ये तय हो गया कि हम लोगों ने पूरी राजकोषीय नीति को समझ लिया है कि राजकोषीय नीति क्या थी। कि राजकोषीय नीति मैंने पहले इस क्लास में बताया था कि जब सरकार अपने आय को बढ़ाने एवं व्यय को प्रबंधित करती है तो इनको प्रबंधित करने के लिए उसको कुछ नीतियों की आवश्यकता होती है, और इस नीति को क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। और राजकोषीय नीति का जो निर्धारण होता है वो वित्त मंत्रालय करती है। तो ऐसे में बात आई थी आय की। तो आय क्या थी, सरकार की दो प्रकार की थी, एक क्या थी राजस्व आय, एक क्या था पूंजीगत आय। राजस्व आय में मैंने बताया था जब सरकार को जो टैक्स के रूप में जो पैसा आ रहा है, और जैसे कि प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में, और वहीं पर कुछ जो पेनल्टी के रूप में सरकार के पास जो पैसा आ रहा है वो क्या है, राजस्व आय का हिस्सा है। वहीं मैंने बताया था कि पूंजीगत आय में क्या आ रहा था, जब सरकार अपने कोई भी संपत्ति को बेचती है तो उसके बदले में उसको कुछ पैसों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे इस प्रकार जो पैसे का सृजन हुआ है इसको हम लोग पूंजीगत आय में रखते थे। फिर मैंने बताया था कि जो इसके सरकार के जो व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या, राजस्व व्यय, दूसरा क्या था, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय मतलब मैंने बताया था कि जो सरकार जब अपने कर्मचारियों को जो वेतन दे रही है, पेंशन दे रही है, या फिर किसी भी राज्य को जो अनुदान दे रही है, ये क्या है, ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा, ये क्या था, ये राजस्व व्यय का हिस्सा था। फिर मैंने बताया था कि पूंजीगत व्यय क्या था, जब सरकार किसी प्रकार के नई संपत्ति का सृजन करे। मान लीजिए सरकार कभी किसी नए सड़क को बना दे, या किसी नए हॉस्पिटल बना दे, नए सरकारी स्कूल बना दे, तो इससे क्या इसको पैसा तो उसका खर्च हुआ, लेकिन क्या हो गया, उससे उसको उसकी परिसंपत्ति का, उसको एसेट का उसका जनरेट हुआ। तो ये जो व्यय हुआ है, इसको व्यय को क्या नाम दिया गया था, पूंजीगत व्यय नाम दिया गया था। तो इसके बाद मैंने सब इतना बताने के बाद मैंने बताया था कि सरकार को जो बजट होती है कैसे बनाती है। मैंने बताया था कि सरकार का जो बजट होता है वो घाटे का बजट होता है। घाटे का बजट क्यों होता है, मैंने यही बता दिया कि सरकार अपने हर साल क्या चाहती है कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा ज़्यादा हो। ग्रोथ रेट को ज़्यादा करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको हमेशा जो उसका जो एक्सपेंडिचर वो हमेशा वो ज़्यादा करना पड़ता है, अर्थात उसको खर्चे हमेशा उसको ज़्यादा करने पड़ते हैं। अर्थात जिस खर्चे वो ज़्यादा करती है तो ऐसे में क्या होता है, उसकी जो आय होती है वो कम हो जाती है, व्यय ज़्यादा आय कम। तो इससे क्या होता है, जो सरकार का जो बजट होता है वो कैसा होता है, घाटे का बजट होता है। तो इस बजट को अर्थात इन ग्रोथ रेट को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, अपने आय को बढ़ाती है। जब आय नहीं बढ़ पाती है सरकार की, क्या करती है, सरकार कई प्रकार से क्या करती है, लोन लेती है, विभिन्न प्रकार से पैसा उठाती है। जिसमें मैंने एक चीज़ बताया था, विनिवेश बताया था। विनिवेश मैंने क्या बताया था, क्या होता है, जब सरकार अपने किसी भी प्रकार के सरकारी उपक्रम को बेच करके कुछ पैसे उठाती है बाजार से, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। फिर मैंने इसमें बता दिया था कि सरकारी उपक्रम क्या होते हैं और प्राइवेट उपक्रम क्या होते हैं। अर्थात गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या होती है, जिस भी कंपनी में सरकार की भागीदारी 51% से अधिक होती है, वह सेक्टर क्या कहलाता है, पब्लिक सेक्टर कहलाता है, अर्थात सार्वजनिक उपक्रम कहलाता है, अर्थात सरकारी कंपनी कहलाती है वो चीज़। तो जब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या देखा था कि घाटे, सरकार के सामने कुछ घाटे भी आते हैं। उन घाटों के बारे में बात किया मैंने, पहले बात किया था राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार अपने आय एवं व्यय का, सरकार के आय एवं व्यय के अंतर को क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। और इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार जितना ऋण लेती है उस ऋण के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। यहाँ हम लोगों ने राजकोषीय घाटे की दरों के बारे में बात कर ली कि वर्तमान में कितनी दर है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि राजस्व घाटा क्या होता है। तो मैंने बताया था सरकार के जो राजस्व आय और राजस्व व्यय का जो अंतर होता है उसे हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। इसके बारे में बात हम लोगों ने की क्या, कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा मैंने बताया था कि जब भी राजकोषीय घाटे में से ब्याज, जो भी ब्याज दिया गया उस वर्ष, उसको हटा देते हैं तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, प्राथमिक घाटा निकालते हैं। इसके बाद हम लोग बात की थी कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। प्रभावी राजस्व घाटे में मैंने बताया था कि जब केंद्र सरकार जो राज्यों को अनुदान देती है तो वह हिस्सा किसका होता है, वह हिस्सा होता है राजस्व व्यय का होता है। लेकिन जो राज्य सरकार होती है उस जो अनुदान मिला है उसका हिस्सा वो दो जगह खर्च करती है। एक खर्च करती है कहाँ, राजस्व व्यय में, एक करती है पूंजीगत व्यय में। जो राज्य सरकार ने जो हिस्सा पूंजीगत व्यय में खर्च किया है, जब उस हिस्से को हम लोग केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में से घटा देते हैं तो जो शेष अमाउंट बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। इसके बारे में बात तो हम लोगों ने की थी कि मौद्रिक घाटे के बारे में बात की। मौद्रिक घाटा क्या होता है,
जिसके बारे में बात की, जब सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आरबीआई से क्या करती है, नए नोटों को छपवाती थी, तो ये जितने भी रुपए के नए नोट छापे गए हैं उनकी वैल्यू को क्या कहा गया था, मौद्रिक घाटा कहा गया था। मौद्रिक घाटे को मैंने बताया था 1997 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1997 में हिनात प्रबंधन को भी बंद कर दिया गया था। इसके स्थान पर क्या आया था, अर्थोपायाग्रिम का कॉन्सेप्ट आया था। अंतिम इसी चरण में जब हम लोग आगे बढ़े थे, हम लोगों ने क्या देखा था कि सरकार अपनी राजकोषीय नीति को प्रबल करने के लिए, अर्थात इन घाटों को कम करने के लिए सरकार ने क्या किया, 2003 में विजय केलकर समिति की अध्यक्षता में एक एक्ट लाई, उसका नाम था FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बस्टिंग मैनेजमेंट एक्ट 2003 लाई। और इसके तहत सरकार ने क्या किया, जो विभिन्न प्रकार के जो सरकारी घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, इनको कम करने के लक्ष्य बनाए। लेकिन फिर मैंने बता दिया कि 2008 में क्या हुआ, एक वैश्विक मंदी आई, जिसके कारण पूरा विश्व इससे उभर नहीं पाया, और इसके चलते FRBM एक्ट के तहत जितने भी लक्ष्य रखे गए थे उनको हम लोगों ने क्या किया, प्राप्त नहीं कर पाए। इसमें हुआ क्या कि आगे जाकर के इस लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया, कि पहले जो लक्ष्य प्राप्त करना था हम लोग को 2004 में करना था, वह 2012 कर दिया गया। इस प्रकार से टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। तो ये तो पूरा रहा हम लोग का आज राजकोषीय नीति के बारे में। यहाँ से आप लोग की राजकोषीय नीति खत्म होती है। जितने भी क्वेश्चन आपको आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगाइए। अभी इसके जो पूरे एक्सरसाइज है वो कराई जाएगी आपको पूरी इसकी। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। फिजिकल पॉलिसी आज हम लोग कंप्लीट हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि मनी मार्केट पढ़ना, हम लोग को कैपिटल मार्केट पढ़ना है, म्यूचुअल फंड पढ़ना है, सारी चीज़ देखेंगे। फिर हम लोग बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे। तो उम्मीद करता है अगर आप लोग को ये सारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द मैक क्लासेस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। The Mac Classes Key to Unlock the Success Kalyan Prakanpur.